नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। जी हां, आज हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्या क्या इसके अंदर है और क्या क्या इसके अंदर जो दंड का प्रावधान है। ठीक है, सबसे पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा इसको 20 मई 1961 को स्वीकृति मिली थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये लागू कब से हुआ तो 1 जुलाई 1961 को ये लागू किया गया। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, कभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो मोस्टली अधिनियम जिस वर्ष बनते हैं उसे नेक्स्ट ईयर तक ही लागू हो पाते हैं। नेक्स्ट ईयर तक कोई अधिनियम ऐसा होता है जो मोस्टली जो स्वीकृति मिलने के बाद तुरंत लागू हो जाता है। तो कभी भी आप अगर कन्फ्यूजन में आ रहे हों तो आप जो है उस पर रिस्क ले सकते हैं इस तरह से उससे अगले साल को लगाने के लिए। ठीक है, ये वैसे अधिनियम 1961 ही है और 1961 में ही लागू हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, राष्ट्रपति द्वारा 20 मई 1961 को ये अधिकृत स्वीकृत हुआ है और लागू जो हुआ है 1 जुलाई 1961 को हुआ है। इस अधिनियम में कुल 10 धाराएं हैं। ठीक है, जिन्हें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली धारा की अगर हम बात करें, कोई भी अधिनियम अगर आप पढ़ रहे हो तो उस अधिनियम की पहली धारा में मोस्टली मैं आपको बता रहा हूँ 99% केस में उस अधिनियम के बारे की बात कही गई होती है कि भाई यह अधिनियम हर जगह लागू है, इस तरह से ये बात कही गई होती है। बात समझ में आ रही है कि उस अधिनियम के तहत मतलब जो अधिनियम है ना जिसे हम पढ़ रहे हैं, धारा 1 में उसी को लागू करने की बात जो है वो कही हुई होती है। हर एक अधिनियम की मोस्टली यही बात है। तो इसलिए मैंने धारा 1 के बारे में यहाँ नहीं लिखा, आप समझ जाना कि धारा 1 में जो है इसको लागू करने की बात कही गई है। धारा 2 की बात करते हैं, दहेज की परिभाषा। धारा 2 कहती है दहेज की परिभाषा। अब दहेज क्या होता है इसे देख लेते हैं। भाई दहेज एक कोई ऐसी संपत्ति मान लो या कोई ऐसी मूल्यवान वस्तु जो कीमती वस्तु जो किसी एक पक्ष द्वारा किसी दूसरे पक्ष को या तो शादी से पहले या शादी के समय या शादी के बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जा रही हो। प्रत्यक्ष मतलब पैसे दिए जा रहे हो डायरेक्टली हाथों में, अप्रत्यक्ष मतलब जमीन वगैरह उसको इनाम करी जा रही हो, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से उसको। ठीक है, तो अगर इस तरीके से दी जा रही है कोई भी संपत्ति तो वो दहेज होगी। दोबारा से एक बार दहेज की डेफिनेशन सुनेंगे, कोई भी संपत्ति या कोई मूल्यवान वस्तु या कीमती वस्तु, ठीक है, किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को अगर शादी के समय या उससे पहले या शादी के बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जा रही है तो वो आपकी दहेज कहलाएगी। बात समझ में आ रही है। अब दहेज धारा 2 के अंदर तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब बात करते हैं धारा 3 के अंदर, दहेज लेने या देने के लिए दंड। अगर कोई दहेज लेता है या देता है उसके लिए धारा 3 में दंड का प्रावधान किया गया है। तो दंड का प्रावधान क्या है कि उसे कम से कम 5 साल की सज़ा प्लस 15,000 रुपये जुर्माना या जो आप दहेज दे रहे हो उसकी जो कीमत है वहाँ तक, जो आप दहेज दे रहे हो उसकी जो कीमत है, मान लिया 2 लाख का दहेज दे रहे हो तो 2 लाख तक, समझ रहे हो। तो 15,000 और 2 लाख में से जो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा तो 2 लाख है तो आप पे 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। ध्यान से एक बार और फिर सुनिए कि 15,000 तो मिनिमम लगना ही लगना है, प्लस में अब दूसरी तरफ हम उसकी कीमत देखेंगे जो आप दहेज में दे रहे थे। ठीक है, अब दहेज देना और लेना क्या है। ठीक है, मतलब ये दहेज देना और लेना क्या है, ये मैंने अभी आपको दहेज बताया, दहेज क्या है, लेना देना क्या है। वही है कि अगर आप किसी के शादी विवाह के टाइम पे इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं तो ये आपका दहेज और लेना देना मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट आता है दहेज मांगने के लिए दंड। देखो ये लेने और देने के लिए है, ये दोनों के लिए अगर कोई ले रहा है और दे रहा है तो दोनों के लिए दंड का प्रावधान है। परंतु एक अलग कंडीशन आती है, ये तो टेकिंग एंड गिविंग की कंडीशन है, टेकिंग और गिविंग की, परंतु ये डिमांडिंग की है कि दहेज की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको देखो इस धारा 4 को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। धारा 4 ये कहती है कि दहेज मांगने के लिए दंड है। अब ये दहेज कौन मांग सकता है। आजकल समाज में जो दहेज मांगने को दर्शाया जाता है ये केवल एक ही पक्ष बन के रह गया है। कैसे कि आपको क्या लगता है, क्या दहेज
लड़की से लड़के वाले ही मांग सकते हैं? क्या दहेज वधू पक्ष से वर पक्ष वाले ही मांग सकते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि दहेज की डेफिनेशन ये नहीं है कि शादी के टाइम पे ही मांगा जाए। वो शादी से पहले भी मांगा जा सकता है, शादी के समय भी मांगा जा सकता है और शादी के बाद भी मांगा जा सकता है। अब मैं इसका आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि दहेज कोई सा भी पक्ष मांग लेता है, और जनता जो देखती है इसको केवल एक पक्ष से देखती है कि दहेज केवल लड़के वाले या वर पक्ष जो है केवल वो ही मांग सकता है। जबकि आप एक तरीका समझेंगे कि जो ब्लैक मेलिंग की कंडीशन होती है कि कोई भी लड़की अपने माता पिता से अलग रहने के लिए इस तरह की बात करती है कि या तो तुम अपने माता पिता से अलग रहो या कहीं भी मुझे अलग रह के रखो, नहीं तो मैं आप पे दहेज का केस ठोक दूंगी। तो इस तरह से वो भी तो एक तरह से दहेज मांग रही है ना, वो भी तो एक तरह से लड़के से दहेज का केस मांग रही है। केस अगर कर रही है तो एक तरह से उसका मांगना हो गया। तो भैया यहाँ दोनों पक्षों के लिए ये प्रावधान किया गया है कि अगर लड़की पक्ष आपसे दहेज मांगता है या लड़का पक्ष मांगता है या लड़की या लड़के का कोई भी रिश्तेदार आपसे दहेज मांगता है तो उसके लिए यहाँ दंड का प्रावधान है। तो यहाँ दंड कितना है आपके लिए? यहाँ आपके लिए मिनिमम 6 महीने से 2 साल तक का दंड है। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था भाई, कुत्ते भौंकने लगे थे आसपास में। ठीक है, तो चलिए, मैंने धारा 4 के अंतर्गत अभी मैं आपसे बात बताने वाला था कि इसके लिए क्या दंड का प्रावधान है। तो इसके लिए मिनिमम 6 माह से 2 साल तक की आपको सजा हो सकती है, प्लस आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, डिमांडिंग ऑन डोरी, मतलब दहेज पर। बात समझ में आई? वहाँ आपके पास 5 साल और प्लस दहेज का जितना पैसा दे रहे थे आप, वो अगर 15,000 से ज़्यादा है तो इतने रुपए के दंड था। यहाँ आप पे 10,000 का दंड है और 6 से 2 साल के बीच तक की सजा है, वहाँ 5 साल की सजा थी कम से कम। ठीक है, अब इसी धारा से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताता हूँ। भाई मैंने यहाँ दोनों पक्षों की बात करी, पर आज के टाइम में जो ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं वो लड़कियाँ ही होती हैं। देखो, ठीक है, कैसे कि भाई ज़्यादातर लोग भाई शादी के टाइम पे तुम्हारे पिताजी ने क्या नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, इस तरह की बातें करके उनको परेशान किया जाता है। तो इसके लिए देखो मैं आपको बताता हूँ, एक केस आया था विनय कुमार, उत्तर प्रदेश राज्य से केस आया था, विनय कुमार वर्सेस उत्तर प्रदेश। तो इसमें केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ये दिया था, अगर कोई भी लड़की शादी के बाद 7 साल के अंदर, अगर कोई भी लड़की शादी के बाद 7 साल के अंदर असामान्य तरीके से मर जाती है, मतलब या तो फांसी खा के मर जाती है, जहर खा के मर जाती है, या उसको मारा जाता है गला घोट के, या जैसे भी 7 साल के अंदर, और मरने से पहले अगर वो अपना बयान जारी कर देती है, बयान मतलब वो किसी भी तरह का हो सकता है, लिखित बयान करके साइन कर दे, ऑडियो में कर दे, वीडियो में कर दे, ठीक है, तो उसका ये बयान ही सबूत के तौर पे उस लड़के पक्ष को या जिसके खिलाफ उसने ये आरोप लगाया है उसे आरोपी साबित कर देता है। ये विनय कुमार उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ ये केस आया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दहेज 4 के दहेज विज्ञापन पर पाबंदी। दहेज विज्ञापन पर पाबंदी लगाई गई है। इसके लिए भी इन्होंने 15,000 रुपये का जुर्माना, 15,000 रुपये का जुर्माना और 5 साल तक की सजा इसमें की गई है। अगर आप दहेज का विज्ञापन करते हो तो इसका मतलब दहेज लेने देने को बढ़ावा दे रहे हो, तो इसलिए इन्होंने इस पर 5 साल कर दिया सजा। ठीक है, डिमांडिंग पे इतनी नहीं थी, 2 साल थी, देखो 6 से 2। तो अगर आप विज्ञापन कर रहे हो तो उसको बढ़ावा दे रहे हो, तो इसलिए इन्होंने 15,000 का जुर्माना और प्लस 5 साल तक की सजा आपको दहेज के विज्ञापन पे मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दहेज लेने या देने के लिए करार शून्य। दहेज लेने या देने के लिए करार शून्य का सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ आपको किसी शादी के समय कोई भी दहेज नहीं लेना है, कोई भी दहेज से संबंधित करार नहीं करना है कि तुम्हें दहेज लेना है या नहीं लेना है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद बात करते हैं धारा 6, पत्नी या वारिस के लाभ हेतु प्राप्त दहेज वर पक्ष द्वारा न दिए जाने पर दंड है। ठीक है, तो भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या केस है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये है कि जैसे किन्हीं 2 पक्षों में तलाक हो जाता है, मान लेते हैं जैसे वर वधू का तलाक हो रहा है,
तो उसके लिए जो न्यायालय रकम निर्धारित करता है कि भाई इतना पैसा फैसले के लिए आपको वर पक्ष को वधू पक्ष को देना है, ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके और अपने वारिस जो भी बच्चा वगैरह जो भी है उसका भरण पोषण कर सके। अगर वो नहीं देता है तो उस केस में ये दंड आपको बताया गया है धारा 6 के तहत कि उस केस में दंड मिलेगा। दंड क्या मिलेगा? 6 महीने से 2 साल तक की सजा प्लस 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना आपको देना पड़ेगा अगर आप इस चीज़ को नहीं देते हैं, या तो सजा काटो या फिर इस तरीके से हो। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं आगे। धारा 7 अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान मतलब इस तरह के अपराधों को कौन हैंडल करेगा? तो इस तरह के अपराधों को महानगर मजिस्ट्रेट करेगा या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। केवल 2 लोगों के अंडर में ही ऐसे मामले चलने वाले हैं। ठीक है, और वही अपने तरीके से अब वो किस आधार पे करेंगे? या तो पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर करेंगे, या न्यायालय खुद अपनी जांच के आधार पे करेगा, या कोई पीड़ित व्यक्ति खुद या उसके परिवार वाले अगर न्यायालय में कुछ लिखाते हैं, परिवाद करते हैं तो भी ये मान्य होगा। बात समझ में आ रही है? ये अपराधों का संज्ञान है, और ये मैंने बताया महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ही इस चीज़ को देख सकता है। उसके बाद आते हैं धारा 8। इस नियम के तहत सभी अपराध अजमानतीय और असमनीय होंगे। जी हाँ, मतलब कहने का ये है, ये जो अधिनियम आपका बना है, इस अधिनियम के तहत जितने भी अपराध होंगे वो अजमानतीय होंगे, नॉन कॉजनेबल। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि उन पे जमानत नहीं होगी। और असमनीय का मतलब ये है, समन जो होता है, मैं आपको बताता हूँ समनीय क्या होते हैं अपराध। जिन अपराधों में 2 पक्षों में आपस में बैठकर बातचीत करके मसला सुलझाया जाता हो, उसे समनीय अपराध कहते हैं। जैसे लोक अदालत, भिन्न भिन्न लोक अदालत बनी है, वो इसी काम को करते हैं कि अपराधों को समन्वय तरीके से जो है वो निपटाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो असमनीय मतलब एक बार अगर केस आपका चला गया, एक बार अगर आपका केस चला गया कोर्ट में, तो फिर दोनों पक्षों की बैठ के बातचीत जो है मानी नहीं जाएगी। जो कोर्ट का निर्णय होगा वो माना जाएगा। कोर्ट में जाने से पहले अगर बातचीत होकर तलाक हो जाता है तो वो बात मान्य होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं धारा 8 के। 8 के में सीधा सीधा कहा गया है कि धारा 3 व धारा 4 के तहत आरोपित व्यक्ति को अपने आप ही निर्दोष साबित करना होगा। कहने का मतलब ये है, अगर किसी इंसान पर धारा 3 या धारा 4 के तहत कोई आरोप लगाया जाता है और उसे ये लगता है कि आरोप ये गलत उस पर लगाया गया है, तो उसे खुद साबित करना होगा कि ये आरोप उस पर गलत तरीके से लगाया गया है। ठीक है, आगे आते हैं। ये कह रहा है धारा 8 ख। धारा 8 ख क्या कहती है? धारा 8 ख के तहत राज्य सरकार जितने अधिकारी, कौन से? दहेज प्रतिषेध अधिकारी, जितने अगर वो चाहे उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी का काम क्या होता है कि इस नियम का पालन अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, दूसरा अगर नहीं हो रहा है तो उसे कैसे करवाना है, ये सब काम दहेज प्रतिषेध अधिकारी के होते हैं। एक दहेज प्रतिषेध अधिकारी की जो पावर होती है वो एक पुलिस ऑफिसर के बराबर की होती है। इसे एक लगभग एक पुलिस ऑफिसर के बराबर की पावर मिलती है। उसके बाद आते हैं धारा 9। धारा 9 के तहत क्या कहा गया है? धारा 9 में केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत कोई भी अधिनियम बना सकती है, कोई भी बिल पास करके इस अधिनियम के तहत इसमें कोई भी नियम जोड़ सकती है। ये केंद्र सरकार को छूट दी गई है। उसके बाद धारा 10 में क्या कहा गया है? राज्य सरकार कोई भी नियम इस अधिनियम के तहत वो बना सकती है, कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकती है। तो ये कुल मिला के आपकी 10 धाराएं हुई और दहेज प्रतिषेध अधिनियम आपका समाप्त हुआ। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। इसी तरह मैं आपको हर एक अधिनियम को डिस्क्राइब करके बताऊंगा जो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, और मुझे लगता है यूपीएसआई की राह आपकी आसान हो जाएंगी। जैसा कि आपको पता है मैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर मैथ भी करा रहा हूँ, और प्लस में अब मैं आपको ये अधिनियम भी पढ़ाऊँगा, और समय लगेगा तो मैं आपको हिंदी भी कराने वाला हूँ। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ऐसा मिले जो बिल्कुल यूपीएसआई से रिलेटिव हो। धन्यवाद।